जी अच्छा, हम कहाँ पर थे? जब हम ये देख रहे थे कि इसकी अगर हम इसकी हमने डाटा टाइप रख दी है एस डी वर्ड। ठीक है, एस डी वर्ड का मतलब है कि ये डी वर्ड है 32 बिट और साइंड है। साइंड इसलिए क्योंकि हम निगेट करने वाले हैं आगे, तो निगेट से इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें साइंड ऐसा रजिस्टर चाहिए कि जो साइंड वैल्यू को रख सके, तो हमने एस डी वर्ड का यूज़ किया। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, साइन डी वर्ड हमने यूज़ किया, तो ये हमने यहाँ पर जाके क्या किया, मूव ई एक्स रजिस्टर में वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारे पास ये? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अटेंडेंस वाले जो हैं वो एंड में बात करें। अच्छा, अब ये वैल्यू के अंदर हमारे पास 10 था। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एन ई जी निगेट ई एक्स में 10 है, उसको निगेट किया, और उसके बाद कॉल राइट इंटीजर। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, 10 की बजाय -10 वैल्यू आएगी। ये देखिए -10, क्योंकि इसको निगेट कर दिया। अगर मैं निगेट करने से पहले वाली वैल्यू भी आपको शो करा दूँ, यहाँ पे मैं करूँ, आप दो वैल्यूज़ को ज़रा नोट कीजिएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये देखिए, एक +10 है एक -10 है। तो ये चीज़, अच्छा, ये प्लस भी तभी शो कर रहा होता है जब आपने साइन एस डी वर्ड लिया हुआ है या एस वर्ड लिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस भी शो कर रहा होगा। तो ये जब पहले वैल्यू थी ये पॉजिटिव थी, बाकी आगे आपने निगेट का कीवर्ड यूज़ किया तो ये निगेट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और आपकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये तीन अभी तक हमने ऑपरेशंस देख लिए हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने एरे के ऊपर। अच्छा, ये आप एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है स्टैक मेमोरी। ठीक है, स्टैक मेमोरी के अंदर क्या है, स्टैक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई होगी कि स्टैक क्या होता है और क्यू क्या होता है। तो कोई मुझे बता देगा कि स्टैक और क्यू के अंदर क्या डिफरेंस है? स्टैक का तो पता है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ा अभी तक हमने।
अच्छा, स्टैक में क्या होता है? थ्योरी सर में आप लोगों ने स्टैक, पढ़ लिया है। स्टैक में सर एक एक तरह से एक कंटेनर होगा जिसमें एक वक्त में जो है वो एक ही चीज यानी तो पुश होगी यानी तो पॉप होगी। ठीक है। सर और स्टैक लीफो है, स्टैक लीफो है और क्यू फीफो है। ठीक है। और अच्छा, बिल्कुल सही। दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। स्टैक मेमोरी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो स्टैक जो है वो लीफो के ऊपर ऑपरेट करता है। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप इसको, अगर आप एक तरीके से सिमुलेशन देखें तो आपके पास स्टैक, अच्छा स्टैक जो है ना ये एक एरे की तरह ही एक मेमोरी है। जैसे एरे हम क्रिएट करते हैं हमारी रैम में या हमारी हार्ड ड्राइव में, जो मेमोरी है वो तो पहले से है, लेकिन हम कोई ना कोई किसी तरीके से उसको स्टोर करते हैं, आइदर एरे के तौर पे, या फिर अगर एरे के तौर पे करेंगे तो हमें एरे वाले इंडेक्सेस मिलेंगे, और हम एरे के ऊपर जो ऑपरेशन अभी हमने ऊपर देखे, जो इसके बिल्ट इन ऑपरेशन है, निगेट, ठीक है, इसका साइज ऑफ, लेंथ ऑफ, तो ये हम चीज़ें सारी यूज़ कर सकेंगे अगर हम एज अ एरे इसको स्टोर करते हैं। अगर हम एज अ स्टैक करते हैं तो हम स्टैक से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म कर सकेंगे, और ये काम करेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। अब इसमें हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है यूज़र से तो वो हम पुश के थ्रू करते हैं, और कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है या आउट बाहर लेनी है, निकालनी है आपके स्टैक मेमोरी में से, तो वो आप पॉप के थ्रू करते हैं। तो यही दो इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये स्टैक इस तरीके से है, जैसे एरे है आपके पास, ठीक है। स्टैक मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास ये इस तरीके से मेमोरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से इंडेक्सेस हैं जैसे आपके पास एरे के अंदर होते हैं। ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इंडेक्सेस होते हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक है पुश, एक है पॉप। तो पुश एंड पॉप से क्या हो रहा होगा, पुश से हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट करा रहे होंगे, वो एक के बाद एक आगे जाती जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, सपोज 2 4 6 8 9 1, ठीक है। अब मुझे इनको पुश करवाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जैसे पुश किया, ठीक है, ये सारी वैल्यूज मुझे पुश करवानी है। पुश टू को पुश किया तो क्या होगा, टू मेरे पास किसी भी ई एक्स रजिस्टर में है सपोज, टू को पुश किया तो टू यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैंसिल। अब मैं फोर पुश करूँगा तो यहाँ से फोर कैंसिल, यहाँ पे फोर आ जाएगा, और ये टू कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिक्स पुश करूँगा तो सिक्स यहाँ से कैंसिल, सिक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ और फोर यहाँ से कैंसिल होके फोर यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ से कैंसिल होके यहाँ चला जाएगा। फिर मैं एट इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, एट आ जाएगा, सिक्स यहाँ आ जाएगा, फोर कैंसिल हो जाएगा, फोर यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ से कैंसिल होके टू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नाइन जब मैं ऐड करूँगा, पुश करूँगा, ये एट यहाँ कैंसिल होके नाइन, यहाँ पर से सिक्स कैंसिल होके एट, यहाँ से ये फोर कैंसिल होके सिक्स, टू कैंसिल होके फोर, और यहाँ पर टू। तो इस तरीके से ये सारी पुश हो जाएंगी वैल्यूज एक एक करके, ठीक है। करते करते यहाँ पर थ्री यहाँ पे आ जाएगी और वन यहाँ पे आ जाएगी जब ये आप सारे पुश करा देंगे। ये थोड़ा से कीड़े मकोड़े बन गए, लेकिन आप लोगों को अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज पुश हो जाएंगी। जब पुश हो जाएंगी तो अब मैं पुश के बाद पॉप करना शुरू करूँगा मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी वैल्यू का नाम लूँ और वो पॉप हो जाए।
मुझे इंडेक्स बाय इंडेक्स एक एक करके लास्ट इन फर्स्ट आउट से करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं पॉप का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करूंगा तो जो यहाँ पे आखिरी वैल्यू रखी है, यानी कि यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या इंसर्ट हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये 1 और 3 नहीं आएगा, 3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे लास्ट वैल्यू 3 इंसर्ट हुई है तो 3 हमारे पास सबसे पहले आएगा। इस तरीके से ये सारे वापस रिवर्स कर जाएंगे, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर हम जब पॉप करेंगे तो यहाँ से 1 हमारे पास आएगा। तो ये सारी जब जाएगी, समझ ले, असेंडिंग में और वापस आएगी डिसेंडिंग में। तो ये पहले गया 2 और जब स्टार्टिंग में पुश करते वक्त जब पॉप करेंगे तो 2 हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा और सबसे लास्ट हमने क्या दिया था 3, तो वो फर्स्ट हमारे पास आएगा 3। तो ये एक तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे आपने पिछली किसी 1-2 लैब्स के अंदर ये भी किया था कि आपने जो है, आपको कहा गया था कि आपने कोई यूज़र से इनपुट लेना है और उसको रिवर्स करके आपने आउटपुट देना है। तो अगर यहाँ पर आप ये वाला काम कर रहे हैं कि सपोज यूज़र से यूज़र नेम आप इनपुट ले रहे हैं, तो और उसको यहाँ पे उसका एक एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर में यहाँ पे स्टोर करते जा रहे हैं और आपको कहा हुआ है कि आप उसको रिवर्स आउटपुट उसका प्रिंट करें। यानी कि अगर आपने अहमद लिखा है तो वो फिर उसका DEMHA इस तरीके से आपके पास उसका नेम रिवर्स हो जाए। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, वो आप स्टैक मेमोरी को परफॉर्म करेंगे, जब पुश एंड पॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास रिवर्स आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्टैक मेमोरी बेसिकली वर्क कर रही होती है किसके ऊपर, लीफो के ऊपर, यानी कि लास्ट इन, जो चीज़ लास्ट वैल्यू इन हुई है वो फर्स्ट आउट होगी। ठीक है, और इसकी भी हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैं ये सारा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेटा सेगमेंट के अंदर क्रिएट कर देते हैं वेरिएबल 1 डीवर्ड टाइप का, अंदर हम 100 डाल देते हैं और यही चीज़ हम 5 टाइम्स कर देते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 200, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 की 300, वेरिएबल 4 की 400, वेरिएबल 5 की, चले 5 की हम अनइनिशियलाइज्ड रख देते हैं। ठीक है, अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू रख दी हमने 5 की। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको पुश कराना शुरू करेंगे किस में, अपनी स्टैक मेमोरी में। तो हम क्या करेंगे, पुश कीवर्ड पुश वेरिएबल 1। ठीक है, तो हमारी स्टैक मेमोरी में वेरिएबल 1 चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पुश वेरिएबल 2, पुश 5 इनिशियलाइज है तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से इस तरीके से भी हम वैल्यूज़ इसके अंदर डाल के किसी भी कांस्टेंट आपका जो वेरिएबल होता है 16 बिट का या कोई, उसमें भी हम स्टोर करके इसको पुश करा सकते हैं, या फिर किसी यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वेरिएबल 16 बिट या 32 बिट के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं और किसी रजिस्टर के थ्रू भी करा सकते हैं। ठीक है, पुश अगर हम यहाँ पे किसी रजिस्टर के अंदर सपोज EAX रजिस्टर में मूव करा दें वैल्यू 500 और EAX को पुश करा दें, पुश EAX, तब भी हमारी वैल्यू चली जाएगी। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है कि एज अ वेरिएबल भी, रजिस्टर भी, और कांस्टेंट वैल्यू भी हम चाहें तो पुश 100 करके भी हम पुश करा सकते हैं, वो लास्ट इन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल या रजिस्टर भी हो, बस हमने तो वैल्यूज़ को अपनी स्टैक मेमोरी के अंदर पुश करवाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारी हमने वैल्यूज़ पुश करा दी। अब हमारे पास क्या होगा, अगर आप इसके अंदर देखें तो हमने जब 100 200, तो 100 पहले यहाँ आया, फिर 100 यहाँ गया, 200 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इस तरह करते करते यहाँ 100, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सबसे पहले 100 गया था तो वो 4th इंडेक्स पे चला गया। ठीक है, यहाँ 100 होगा, फिर 200, फिर 300, फिर यहाँ पे आखिर में 500।
सबसे, क्योंकि ये लास्ट में हमने इंसर्ट किया। लेकिन जब हम पॉप करना शुरू करेंगे तो पॉप करते वक्त हमारे पास सबसे पहली आउटपुट क्या आएगी, 500, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर स्टैक काम कर रहा है। तो जब हम पॉप करेंगे, अच्छा पॉप हमें किसी रजिस्टर या वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू करवानी पड़ेगी जब हम पॉप करेंगे। हम कोई कांस्टेंट वैल्यू का नाम नहीं दे सकते जैसे हम यहाँ पे पुश कराते वक्त दे रहे थे। हमें यहाँ पे पॉप कराते वक्त कोई कांस्टेंट यही नाम देना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या किया, मूव पॉप EAX कॉल राइट डेसिमल, ताकि वो यूजर स्क्रीन पे दिखती भी रहे, फिर कॉल CRLF। ठीक है, इससे ये आउटपुट शो हो जाएगा। फिर हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। ये पहले हमें सबसे पहले लास्ट इन है वैल्यू वो शो करा देगा, यही काम एक दफ़ा दोबारा हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये 4 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, पॉप वेरिएबल 5, ठीक है, मूव EAX कॉमा वेरिएबल 5, ठीक है, कॉल राइट डेसिमल, ठीक है, कॉल CRLF। फिर हमने क्या किया, कॉल नहीं पॉप EAX, ठीक है, कॉल राइट डेसिमल, कॉल CRLF, ठीक है। हमने इसको फिर एग्जिट कर दिया जब ये पांचों वैल्यूज आ गई हमारे पास। फिर हमने क्या किया, मेन, अच्छा ये एग्जिट तो हमारे पास हुआ हुआ। अच्छा, ये सारी वैल्यूज इस तरीके से पॉप हो जाएंगी। अब ये आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जब हम पुश करा रहे थे तो वेरिएबल 1 पहले दिया था जो 100 था, लेकिन अब पॉप कराते वक्त सबसे पहली वैल्यू 500 आएगी जो लास्ट हमने दी थी, और सबसे लास्ट वैल्यू 100 आएगी। जब आप यहाँ देखेंगे तो ये देखें, सबसे पहले 500 आया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये आपको वाज़े तौर पे बता रहा है कि मैं लीफो के ऊपर काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सर ये तो हमारे मुझे पास ये बात असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्टैक मेमोरी ही होती है। जब आप स्टैक मेमोरी के अंदर पुश पॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये स्टैक मेमोरी के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सर मुझे और ये एक चीज सारी समझ नहीं वैल्यूज, आई। जी सर आपने ये स्टैक कहाँ पे डिक्लेयर किया? ये तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज को वो कर रहे हैं ना, पुश, हाँ लेकिन पुश किसके अंदर पुश कर रहे हैं? हाँ, इसमें हमें असेंबली लैंग्वेज में जब हम काम कर रहे होते हैं तो वन टाइम पे हम जब कंपाइलर यूज़ करें तो वन टाइम पे हम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। तो वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे डिफरेंट, जैसे C# में या पाइथन में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करें। यहाँ पे आपके डायरेक्ट एक स्टैक मेमोरी के अंदर ये चीज़ें स्टोर होती जाएंगी। ठीक है, जब नहीं तो जहाँ सर पर ये भी आप स्टैक में, पुश और पॉप का आप कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसको एक अपनी तरफ से एक स्टैक मेमोरी क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद जब एग्जिट करके दोबारा आप कोई और जगह पे पुश एंड पॉप स्टार्ट करेंगे तो वो फिर डिफरेंट स्टैक मेमोरी होगी। इसमें आपको सर नाम की उसकी नीड ही नहीं होती। अगर हम जो है वो एक स्टैक डिक्लेयर करते हैं और हम चाहें कि फलाना डेटा जो है फला स्टैक में जो है वो जाके सेव हो। अच्छा, इसकी इसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जो है ना शेयर कर दूंगा, उससे आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी हम बेसिकली एक इसकी, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लैब है स्टैक मेमोरी एंड इनकी। ये इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अगर आपको उसकी क्यूरियोसिटी है तो आपको उस चीज़ से समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है अच्छा। सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टैक मेमोरी के बाद आता है random 32। रैंडम हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा होता है कि हमारी जो भी असेंबली लैंग्वेज का कंपाइलर है ये क्या करता है कि हमें कई जगहों पे कई ऐसे प्रोग्राम्स हम लिखते हैं कि जो हमें एक मिनट, जहाँ पे हमने कोई रैंडम वैल्यू यूज़ करनी है, या कोई मैथमेटिकल इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ आप हर दफ़ा, या अगर आप एआई पढ़ेंगे तो एआई के अंदर हर आप लोग के पास काम किस तरह हो रहा होता है कि हर आइट्रेशन में आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दे के अपना आउटपुट, बेटर से बेटर आउटपुट किस तरीके से क्रिएट हो सकता है वो देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने एआई पढ़ी हुई है तो
आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि आप हर दफ़ा में एक डिफरेंट उसको वैल्यू देते हैं ताकि आपकी मशीन बेटर जिसके ऊपर लैंड कर ले वो वाला आप आउटपुट सेव कर देते हैं। तो रैंडम वैल्यूज़ वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज में भी आप कई प्रोग्राम्स लिखेंगे, अगर आप कोई कोई गेम बना रहे हैं वहाँ पे आप रैंडम वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई लकी ड्रॉ वाली कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, मल्टीपल और हो सकती हैं, वहाँ आप रैंडम यूज़ कर सकते हैं। तो रैंडम हमारे पास क्या कर रहा होगा कि कोई भी रैंडम 32 बेसिकली क्या कर रहा होगा कि 32 बिट की कोई भी रैंडम एक वैल्यू आपके पास आउटपुट पे जनरेट कर देगा, और वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये तीन रैंडम के कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन ऑपरेशंस हैं। एक है रैंडम 32, एक है रैंडम रेंज, एक है रैंडमाइज। अगर आप इनको देखें तो फर्स्ट हमारे पास रैंडम 32 है, जो सिंपल हमारे पास 32 बिट की एक रैंडम वैल्यू हमारे पास EAX रजिस्टर के अंदर हमें दे रहा होगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, वैल्यू डिवर्ड एनी इनिशियलाइज, वैल्यू दे दी हमने डिवर्ड टाइप की, और ये है अनइनिशियलाइज, ठीक है। फिर कॉल रैंडम 32, अच्छा यहाँ पे क्या किया है, कॉल रैंडम 32, ठीक है। और मूव वैल्यू के अंदर EAX, अच्छा EAX में क्या अभी होगी वैल्यू, जो रैंडम 32 से हमारे पास कोई रैंडम वैल्यू आई है वो EAX होगी, इसको हमने वैल्यू में स्टोर किया, ठीक है। अब आपके पास अच्छा ये वैल्यू था, अब आपके पास वैल्यू के रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू है जो रैंडम है। आप जाहिर है आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाने के लिए आप वैल्यू तो रजिस्टर नहीं यूज़ कर सकते, आप करें मूव EDX कॉमा वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉल डेसिमल, जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये एक उसने 32 बिट की रैंडम वैल्यू जनरेट कर दी। तो ये रैंडम 32 जो है इस तरीके से आपके पास कोई भी रैंडम वैल्यू हर दफ़ा जनरेट करके दे रहा होगा। फिर हमारे पास आता है रैंडम रेंज। रैंडम रेंज में क्या है, जैसे वहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू दे रहा था किसी भी रेंज में से, तो आप उसको जो है लिमिट नहीं कर सकते, बस वो 32 बिट की वैल्यूज आपको दे रहा था, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे रैंडम रेंज क्या कर रहा है, रैंडम रेंज आपको डिफाइन कर देता है कि ये यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ पे काम करता है। अगर मैं आपको अपने प्रोग्राम को 100 दे दूंगा तो ये 0 से लेके 100 के दरमियान की कोई वैल्यू मुझे एज अ रैंडम वैल्यू देगा। कोई भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 35 भी दे सकता है, 42 भी दे सकता है, कोई भी वैल्यू। लेकिन वो 0 से, अगर मैं 100 रेंज दूंगा तो ये 0 से 99 के दरमियान कोई वैल्यू देगा, क्योंकि ये रैंडम रेंज यहाँ लिखा भी है, ये काम करता है n-1 पे। द रैंडम रेंज प्रोसीजर प्रोड्यूसेस अ रैंडम इंटीजर विद इन द रेंज ऑफ 0 to n-1, वेयर n इज द इनपुट पैरामीटर पास्ड इन द EAX रजिस्टर। यानी कि जो भी हम EAX रजिस्टर के अंदर यूज़र इनपुट देंगे या हम अपना इनपुट देंगे, तो वो n कंसिडर होगा। अगर मैंने 100 दिया है तो 100 क्या है, n है, और n-1 पे ये वर्क करेगा, यानी कि 100 - 1 इक्वल्स टू 99। तो ये 0 से 99 की कोई भी रेंज देगा, 0 भी दे सकता है, 10 भी, 99 भी, इस तरीके से कोई भी रेंज रैंडमली प्रोड्यूस करेगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अच्छा ये EAX के अंदर आपने अगर मूव कर दिया 100, तो उसके फौरी बाद आपने रैंडम रेंज कॉल कर देना है। उसके दरमियान 2-3 प्रोग्राम्स और आपने रन कर लिए, फिर रैंडम रेंज किया, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू इससे मिसप्लेस हो जाएगी। तो आप क्या करें, वैल्यू डीवर्ड हमने लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे रैंडम रेंज, ठीक है, और मूव वैल्यू, ये आ किस में रही है, EAX में, ठीक है, EAX। अच्छा
1 बजे मिल जाएगा नमाज ब्रेक, ठीक है। ये आपके पास आ गई, अभी 15 मिनट्स हैं तो आप उसमें अपना काम कर लें। अच्छा, ये अब क्या होगा, ये 0 से 99, मैंने 100 दिया तो n-1 पे जब ये वर्क करेगा तो 0 से 99 की कोई भी रैंडम ये वैल्यू मुझे दे देगा। और वो जब कॉल रैंडम रेंज हो गया तो ये EAX रजिस्टर में वैल्यू आएगी। EAX को मैंने वैल्यू में दिया, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कर इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये क्या मसला है भाई। सर कॉल राइट हैंड करें ना। अच्छा हाँ, हमने राइट तो किया ही नहीं, ठीक है। ठीक है, ये हमने किया। अब हम जब इसको रन करेंगे, ये देखिए हमें एक रैंडम वैल्यू उसने दे दी 0 से 99 के दरमियान। अच्छा, अब बात इसमें ये आती है कि ये हमें, ये चीज़ तो ये कह रहा है कि ये रैंडम रेंज का जो कीवर्ड है ये काम कर रहा है 0 से n-1 के ऊपर, और ये कोई रैंडम वैल्यू हमें दे रहा है। अच्छा, ये असल में ये एक ऐसा एक पुराना हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का एक पुराना ऐसा ऑपरेशन है जो पहले लोग परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बाद में चलते ही अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमें कैलकुलेटेड वैल्यू ही दे रहा है। अगर आप इसको क्लीन करके सॉल्यूशन दोबारा से इसको रन करेंगे तो ये क्या होगा, इसने हमें अभी 94 वैल्यू दी थी क्योंकि हमने रेंज 100 रखी हुई है, ठीक है। जब हम दोबारा क्लीन करके इसको दोबारा इसको रन करेंगे तो ये फिर हमें 94 वैल्यू दे रहा है। तो रैंडम तो ना हुई। अगर मैं इसको इसकी ये वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, सपोज मैं 80 कर रहा हूँ तो मतलब ये 0 से 79 के दरमियान रन करेगा। फिर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर ये डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। इसको 100 की बजाय 101 या 102 दे देता हूँ तो फिर ये 94 नहीं देगा, ये मुझे डिफरेंट वैल्यू देगा। एक मिनट। तो इसका तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है रैंडम का। ये क्लीन वाली आपने बात क्या की, समझ में नहीं आई थोड़ी सी। ये हमें ज़ीरो दे रहा है। कौन सी बात समझ नहीं आई? ये जो आपने बोला ना हम सोल्यूशन क्लीन करके फिर चलाएंगे, तो ये बात समझ में नहीं आई। इनसे क्या होता है, आपके रजिस्टर्स जो भी रजिस्टर्स यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं, अ, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ सबकी ज़ीरो हो जाती हैं। जो अगर कोई पहले से गार्बेज वैल्यू उसमें हो तो क्लीन करने से वो सबकी ज़ीरो हो जाती है, फिर आप दोबारा से रन कर लें, ठीक है। तो सर आप असेंबली ये बोल लैंग्वेज। रहे हैं कि अगर हम जो है वो इसी जो है वो रैंडम वैल्यू को जो है वो चलाएंगे, क्लीन करके चलाएंगे, तो सेम वैल्यू देगा। मतलब 102 पे अगर वो जो है वो 95 वैल्यू दे रहा था रैंडम वैल्यू, और हम क्लीन क्लीन करके फिर चलाएंगे तो फिर 95 देगा वैल्यू। नहीं, इसका क्लीन जो मैं कर रहा हूँ ये आप हर कोड के अंदर ही करें तो आपके लिए बेहतर है, असेंबली लैंग्वेज के ख़ास तौर पर। ये इसका रैंडम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मैंने अभी रैंडम कराते हुए आपको क्लीन कर ली, वरना वैसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर होता यही है कि आपके पास एरर्स काफ़ी आते हैं क्योंकि आपके पास कोई ना कोई किसी भी रजिस्टर के अंदर पहले गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड हो, तो वो आपके आउटपुट के अंदर चेंजिंग आ सकती है। लेकिन सर मैंने तो इसका ये सोल्यूशन निकाला था कि अगर जैसे हम EAX यूज कर रहे हैं तो पहले EAX में जो है वो जीरो मूव करवा लें, हाँ, ज़ीरो भी उसके मूव बाद जो करा है वो सकते हैं आप, करवा लें। बिल्कुल ज़ीरो भी मूव करा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप बगैर क्लीन के भी रन करेंगे तो कोई उससे इशू नहीं होगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप पहले क्लीन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो ये है कि अगर मैं रैंडम, मैं समझ रहा था कि अगर मैं 100 रेंज दिए तो रैंडम ने उसने तो मुझे रैंडमली 94 दे दिया, तो ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। ऐसा हो नहीं रहा यहाँ पे। जब मैं 100 देता हूँ तो फिर मुझे ये 94 ही देगा। ये देखिए 94। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सर इसका मतलब इस पे इसके 100 पे वैल्यू सेव हुई हुई है, हमारे ठीक 100 है। दे दे रहे हैं। हाँ, तो अब इसको ओवरकम करने के लिए एक नया हमारे पास वेरिएबल है, एक नया ऑपरेशन है, ये है रेंडमाइज का। ये क्या करता है,
ये काम इसी के साथ करता है, रैंडम रेंज के साथ। हम रेंज देने के लिए तो रैंडम रेंज दे देते हैं, इसका नाम रैंडम है, लेकिन ये रैंडम वाला काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ रेंज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, असल रैंडम वाला काम कौन करेगा? रैंडमाइज। रैंडमाइज क्या करेगा? आप एक दफ़ा अगर अपने प्रोग्राम में ऊपर कॉल रैंडमाइज कर देंगे, तो फिर आप जितनी दफ़ा भी ये रेंज रैंडम रेंज कॉल करेंगे, तो ये हर दफ़ा यूनिक वैल्यूज़ देगा। इसकी भी एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है, अगर मैं इसको आप लोगों को दिखाऊं तो आप ये देखें, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे ये मैं रिमूव भी कर देता हूँ सारा। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने कॉल रैंडमाइज किया, क्योंकि यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ है कि रैंडमाइज जनरेट अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यू नीड ओनली टू कॉल रैंडमाइज वंस एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। मतलब बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम में आपने कॉल कर दिया, अब जब भी आप रैंडम रेंज कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो वो रैंडम वैल्यूज देगा। असल में रैंडम रेंज रैंडम का काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक रेंज प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फिर रैंडमाइज आपने दे दिया, आपने क्या कहा? मैं एक लूप लगा देता हूँ ताकि हर दफ़ा में मुझे पता लग जाए कि रैंडम रेंज डिफरेंट वैल्यू दे भी रहा है कि नहीं। आपने काउंटर दे दिया कि भाई 10 टाइम्स चले, ये 10 9 8 7 6 करते हुए 0 हो जाएगा, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ तो आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया? मूव ई एक्स के अंदर 50, जो हम रैंडम रेंज के लिए कर रहे थे पहले भी। ठीक है, आप 50 के दरमियान 0 से 49 के की कोई वैल्यू दे दें फर्स्ट टाइम में, उसको कॉल राइट डेसिमल किया, नेक्स्ट लाइन, फिर लूप 1 कॉल हुआ, ये 9 हो गया, फिर इसने 49 के दरमियान कोई वैल्यू दी 0 से 49। तो अब सेकंड टाइम में भी सेम वैल्यू तो नहीं आएगी ना, क्योंकि हमने रैंडमाइज कॉल कर दिया। अगर ये ना किया होता तो हर दफ़ा 10 टाइम्स 49 वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू अगर सपोज 30 आ रही है, तो वो हर दफ़ा 30 आ जाती। रैंडमाइज कॉल करने से हर दफ़ा यूनिक वैल्यू आएगी, और वो रैंडम ही होगी, सच की रैंडम वैल्यू होगी। जब आप इसको रन करेंगे तो आप वैल्यूज कितनी आएंगी? 10 आएंगी। ठीक है, और हर वैल्यू 0 से 49 के दरमियान होगी। सर ये आपने यहाँ पे जो लूप लगा हुआ है इसमें डिक्रीमेंट थोड़ी किया हुआ है, ये तो ये किस डिक्रीमेंट तरह की चलेगा? ज़रूरत ही नहीं है। जब आप, ये मैंने आप लोगों को एक लैब में पहले ही बताया था, जब ECX यानी कि काउंटर, इसका काम ही ECX का काउंटर का होता है। जैसे EAX रजिस्टर का काम ही यूज़र से ऐसे रेंज इनपुट हाँ लेना है। ठीक है, तो ECX का काम ही काउंटर का होता है। काउंटर ये से काम किस तरह करता है? अगर आप 20 रख देंगे ना, ऑटोमेटिकली हर लूप के इटरेशन पे ये अच्छा, ये आपको देना भी बिल्कुल लूप से ऊपर होता है। लूप का जो लेवल आपने गिवन है उसके बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में आपने नहीं सर, ECX मैंने दे क्योंकि दिया। एक बार इस तरह किया था कि ECX में वैल्यू की थी तो नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने डिक्रीमेंट करवाया तो फिर वो सही हो हाँ, तो गया वो था। आपने जो है ना कहीं ऊपर नीचे दे दिया होगा। आपको बिल्कुल शायद लूप के लेवल से ऊपर देने होता है। जब आप देंगे तो वो कंसिडर कर लेगा कि ये लूप का हिस्सा है, ये इसको एज अ कंडीशन काउंट करेगा कि पहली कंडीशन है 10, एक दफ़ा लूप काउंट हुआ तो ये 9 हो गया, फिर 8, जब ये 0 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह काम कर रहा होगा। तो अब आपको ये देखें, इसने आउटपुट में, एक सेकंड, ये आउटपुट 0 से 49 के दरमियान की 10 वैल्यूज इसने रैंडमली दे दी। तो रैंडम रेंज जो काम नहीं कर पा रहा था वो रैंडमाइज ने कर लिया। ठीक है, इसको आपने रैंडमाइज को एक ही दफ़ा प्रोग्राम के शुरू में मेन प्रो के बाद आप कॉल कर दें, और फिर आप जितनी दफ़ा भी रैंडम रेंज कॉल करेंगे हर दफ़ा आपको यूनिक वैल्यू आएगी। तो ये तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, एक रैंडम 32, एक रैंडम रेंज और रैंडमाइज। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेहतर। फिर हमारे पास आता है, अच्छा आप लोग क्या कहते हैं, आगे 2-3 ही टॉपिक्स रह गए, अगर हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लें तो ये एंड हो जाएगी। और अगर आप लोग कहते हैं कि नमाज ब्रेक दे दें तो हम बस सर एक जल्दी जल्दी कंप्लीट कर कवर लेते करवा जल्दी लें सर। 10 to 12 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। हैं। सही है ठीक सर, है फिर फिर आपकी जो है नमाज के बाद कोई क्लास नहीं होगी, ये ठीक है। यहीं पे एंड हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम तसल्ली से कर लें, जैसे अच्छा सर, आपने, ये टाइटल रैंडम्स जो लिखा हुआ है मेन डॉट ASM, ये लिखना जरूरी है? ये ज़रूरी नहीं है। टाइटल जो है कमेंट का काम कर रहा होता है। जहाँ भी आप जिस लाइन पे टाइटल लिख देंगे ना, तो वो उस पूरी लाइन को एज अ कमेंट काम करेगा, मतलब पूरी लाइन को कमेंट कर देगा। तो ये आपको ऐसे ही बताया हुआ है कि भाई हम ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर रैंडम्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो टाइटल का कोई इसमें रोल नहीं है, टाइटल को कंपाइलर रीड नहीं करता। ठीक है, अच्छा चलें इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं जितना हो सकता है हमसे। तो रीड कैरेक्टर क्या कर रहा है? रीड कैरेक्टर और राइट कैरेक्टर आपको
समझ आ जाएगा, क्योंकि आप लोग फिर जैसे रीड इंटीजर कर रहे थे यूज़र से, इंटीजर इनपुट लेने के लिए रीड इंटीजर कर रहे थे, और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर राइट करवाने के लिए राइट इंटीजर कर रहे थे। ऐसे ही रीड डेसिमल राइट डेसिमल कर रहे थे, यूज़र से इनपुट लेने के लिए रीड और डेसिमल के लिए आउटपुट के लिए राइट। इसी तरीके से जब आप कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं, यानी कि आप 4 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप जब आप रीड कैरेक्टर करेंगे, आपने सपोज यहाँ पे नाम 4 ले लिया, 4 1 2 जो भी आपकी मर्जी में आपने ले लिया ABC, और उसका बाइट रख दिया यहाँ पे, तो उसको पता नहीं है अभी तक कि ये कैरेक्टर है। लेकिन जब आपने इसको कहा कॉल रीड कैरेक्टर, इसने ये एक ही कैरेक्टर एक दफ़ा में इनपुट लेगा। एक कैरेक्टर से मुराद है या एक दफ़ा A लेगा, या फिर B लेगा, या S लेगा, या H लेगा। तो एक कैरेक्टर लेगा, या फिर 1 2 3 है तो 1 2 3 में से ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 लिख दें, ये एक दफ़ा में सिर्फ 5 ही लेगा। तो जब आप रीड कर देंगे, तो रीड कैरेक्टर करेंगे, तो ये कैरेक्टर वाइज रीड करेगा, राइट कराते वक्त कैरेक्टर वाइज राइट करेगा। ठीक है, तो जब आप स्टैक मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जब जिसमें पुश एंड पॉप है या जिसके अंदर ये है, तो यहाँ पे आपको करेक्टर वाइज ही आपका आउटपुट आएगा और इनपुट आएगा। ठीक है, तो आप रीड करेक्टर और राइट करेक्टर का इस्तेमाल करते अपना यूज़र से इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। अब यहाँ ये एग्जांपल भी गिवन है, आप लोग इसको रन करके देख लीजिएगा। सिंपल एग्जांपल है, कॉल रीड करेक्टर किया हुआ है, उसके बाद AL के रजिस्टर के अंदर, जाहिर है सबसे छोटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू हम ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये एक कैरेक्टर के ऊपर आ रही है। उस AL को हमने 4 नाम का जो हमारे पास बाइट था उसके अंदर स्टोर किया, फिर क्लियर स्क्रीन किया, फिर राइट 4 किया, तो हमारे पास इस AL के अंदर जो भी था वो स्क्रीन पे आउटपुट आ गया। तो आप चाहें तो मल्टीपल टाइम्स यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, लूप लगा के मल्टीपल टाइम्स आउटपुट दे सकते हैं। हर लूप के अंदर आप चाहें तो, जैसे यहाँ से 4 AL लिया, ठीक है, 4 के अंदर अब 4 को आप पुश कर दें, पुश 4, तो वो आपके स्टैक मेमोरी में एक कैरेक्टर चला जाएगा, करते करते सारे कैरेक्टर चले जाएंगे। फिर आप एक लूप ऐसा लगाएं कि जिसमें आप हर उसको पॉप कराते जाएं। ठीक है, तो पॉप कराते जाएंगे तो वो सारा रिवर्स में आउटपुट आ जाएगा आपके पास। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसी ये जो अभी आपको मैंने वर्बली चीज़ बताई है ना, यही आपका आज का लैब का टास्क नंबर 1 भी है। ठीक है, फिर इसी तरीके से रीड हेक्सा है, जैसे रीड डेसिमल, रीड इंटीजर, राइट इंटीजर था, वैसे रीड हेक्सा है। हेक्सा आपको पता है 0 से 15 तक के आपके पास वेरिएबल या नंबर्स होते हैं, जिसमें से आपके पास 16 होते हैं टोटल, जो 0 से 15 तक होते हैं, जिसमें नंबर्स जो है वो 0 से 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपके पास 9 के बाद जो 10 से 15 तक है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEF। अगर इस तरीके का आपने हेक्साडेसिमल वाला इनपुट लेना है यूज़र से, या दो हेक्साडेसिमल्स को आपस में आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कराना है, तो आप रीड हेक्सा कर लें, और उनको बस उसको उसका आउटपुट भी ज़ाहिर है हेक्सा में आएगा, तो वो आप राइट हेक्सा कर दें। तो इसकी भी एग्जांपल गिवन है, आप लोग इसको रन करके देख लीजिएगा। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट क्या कर रहा है जी, समझ आ गया? कोई बीच में आपको इसमें कोई जी? इंक्रीमेंट वाला तो किया हुआ है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, हाँ, आप लोगों ने ये किया हुआ भी है एक लैब के अंदर। इंक्रीमेंट किस तरह करते हैं? इंक्रीमेंट बेसिकली जिस स्टूडेंट्स को अभी अगर याद नहीं भी आ रहा है या नहीं भी पता, उनके लिए भी मैं बता दूं, अगर आप EAX रजिस्टर के अंदर आपने 10 रखा हुआ है या 20 या कोई भी यूज़र से इनपुट लिया हुआ है, आप उसके ऊपर क्या करें, INC का कीवर्ड इंक्रीमेंट EAX, तो वो 10 से 11 हो जाएगा। 100 है तो 101 हो जाएगा। इंक्रीमेंट बेसिकली +1 का काम कर रहा होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट +1 कर देता है। आप उसको कॉल क्लियर इसलिए करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे रन करके भी देख लें, अगर किसी स्टूडेंट को जहन में नहीं है तो आप ये देखें, यहाँ पे आपने ये किया, ठीक है, रन करेंगे, आपके पास ये देखें 10 और 11 आ गया। 10 और 11 कैसे? पहले इसमें 10 था, हमने उसी को राइट डेसिमल कर दिया 10, लेकिन इंक्रीमेंट करके EAX के अंदर फिर किया तो ये 11 आ गया। तो ये इंक्रीमेंट इस तरह काम कर रहा है। डिक्रीमेंट क्या कर रहा है? उसी चीज़ को डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप DEC का कीवर्ड रख देंगे, ठीक है, इसको आप बंद कर दें, इसको आपने इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये 10 और 9 दे देगा आपको, 10 11 की बजाय। ये देखिए 10 और फिर 9, ये इंक्रीमेंट है, एक डिक्रीमेंट है। फिर एक्सचेंज क्या कर रहा है? एक्सचेंज दो वेरिएबल्स को आपस में एक्सचेंज कर रहा होता है।
ए को बी के अंदर रख देता है, बी को ए के अंदर, जैसे वैल्यू के अंदर 5 है